गुड मॉर्निंग एवरीवन। उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन के वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यह वीडियो कार्यक्रम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में होने वाली कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य अध्ययन पूछे जाते हैं, उनके लिए डिजाइन की गई है। तो पिछली कक्षा में हम उत्तर प्रदेश के चित्रकला को पढ़े थे और चित्रकला से ही संबंधित उसी का ही एक सब पार्ट है उत्तर प्रदेश का शिल्पकला। तो शिल्पकला जो है वो महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसको हम 3 सेगमेंट में बांट के पढ़ते हैं। किसी दिन एक छोटा सा शॉर्ट बना के हम आपको जीआई टैग और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में बता देंगे। आज जो हम देखेंगे वो उत्तर प्रदेश के शिल्पकला से संबंधित जो शब्दावलियां होती हैं, उसकी जो विशेषताएं होती हैं उसको देखेंगे। शब्दावलियों और विशेषताओं से हमें क्या होगा, हम किसी भी चीज को व्यवहारिक में समझ जाएंगे। जब प्रतियोगी परीक्षा की हम तैयारी करते थे तो रट लेते थे जरी क्या है, जरदोजी क्या है, टेराकोटा क्या है, ये सारी चीजें रट लेते थे, लेकिन व्यवहारिक में पता नहीं होता था जरी क्या है, जरदोजी क्या है। तो हम लोग ये सब देखेंगे, थोड़ी टर्मिनोलॉजी देखेंगे, उसकी कुछ विशेषताएं देखेंगे शिल्पों का। तो इसका व्यवहारिक रूप से हमारे परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पूछता है क्वेश्चन, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ट्रिपल हो या यूपीपीएससी हो, सब में प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आप कांस्टेबल, एसआई और नेकफाल ये सब देखते हैं तो तुम्हें व्यवहारिक रूप से पूछे ही जाते हैं। तो हम सब जो शिल्पकला की बात करते हैं तो शिल्प है क्या, शिल्पकला क्या है। और वैसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि शिल्पकला क्या है, लेकिन एक शिल्पकला क्या है जाने। शिल्पकला ये है कि जब कोई कारीगर और हुए गांव में और हमारे यहाँ स्थानीय लोग में देखने को मिलते हैं, कारीगरों के पास इतनी बढ़िया कलाकारी होती है कि वह बड़े कम संसाधन बड़े अच्छे अच्छे उत्पाद बना देते हैं। कहने का मतलब है कि व्यक्ति द्वारा अपनी कारीगरी से, अपनी योग्यता से, यूं कहें कि अपनी क्षमता से अगर अपने हाथों से कोई ऐसी वस्तु बनाई जाती है जिस वस्तु का व्यवहारिक उपयोग सबसे ज्यादा है, तो वह वस्तु शिल्पकला का उत्पाद माना जाता है। गांव में जैसे एक बेनबंसी समुदाय के लोग हैं, वो लोग बांस को काट करके छोटी छोटी बना देते हैं, वस्तु बना देते हैं। उसके बाद बांस को ही काट करके वो डंडे बनाते हैं बढ़िया बढ़िया और चारपाई वगैरह बना देते हैं। तो कहीं कहीं शिल्पकला का पार्ट है। कुम्हार हैं तो उलग मिट्टी के कितने सुंदर सुंदर बर्तन बना देते हैं। जुलाहा समुदाय कभी हुआ करता था, जो अब इन लोग का तो कहा जाए तो इन लोग का अर्थव्यवस्था में आज भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन आज इन लोग को प्रोत्साहित सरकार कर रही है। जब ब्रिटिश काल था तो इन लोग को हमेशा हतोत्साहित किया गया है। इसीलिए हमारे कुछ शिक्षक महोदय इतिहास, ये जो कला का पार्ट है, इसको इतिहास के साथ ही लगे हाथ पढ़े चले जाते हैं। कहने का शिल्पकला का मतलब आप समझ गए होंगे कि कारीगर अपनी योग्यता, अपने कौशल से किसी वस्तु को बनाता है। तो शिल्पकला में अगर हम वस्त्र को देखें, वस्त्र को लेकर के हमारे उत्तर प्रदेश में क्या कलाकारी दिखाई गई है, लेकिन और उसका क्या महत्वपूर्ण है, योगदान है। उत्तर प्रदेश की जितनी कलाएं हैं, शिल्पकला, जितनी भी शिल्पकला है, शिल्प उद्योग है, इसका कहा जाता है कि कहीं कहीं डाटा मिलता है कि 44% से ज्यादा योगदान है पूरे जो एक्सपोर्ट होता है प्रोडक्ट का, उस प्रोडक्ट में 44% शिल्प का एक्सपोर्ट होता है। और अगर हम एक वस्त्र शिल्प को देखें तो वस्त्र शिल्प के 2-3 चीजें हैं। एक है जरी जरदोजी, अभी देखेंगे जरी जरदोजी क्या है। एक है चिकनकारी, चिकनकारी क्या है। एक है मुकेश बदला। इन सारी चीजों को देखेंगे तो नंबर 1 पे अगर हम एक चीज को देखें तो एक है जरी जरदोजी। और इसका केवल हम इतना जाने, रटने सब रट लेते हैं जरी जरदोजी क्या है, कुछ है नहीं। जैसे कपड़ा है और वो कपड़ा सूती कपड़ा है, अच्छा कपड़ा है, मखमल का कपड़ा है, मलमल जिसे कहते हैं। वो जरी जरदोजी, उस पे क्या होता है कि जो पानी चढ़े धागे होते हैं, किसका, धातु का, सोने चांदी का पानी चढ़ा देते हैं किसी किसी धागे पे, तो धागा देखने पे सोने की तरह लगता है। सोने चांदी के पानी चढ़े धागे से जब उसकी कढ़ाई की जाती है, जो कपड़ा रहता है, तो उसे जरी जरदोजी कहते हैं। ये कपड़ा कौन सा है, सोने चांदी के पानी चढ़े धागे से कढ़ाई। धागे से कढ़ाई। अब इसका तो ऐसे लिखा है कि कॉपर
और गोल्ड और सिल्वर इन सब का कोटेड थ्रेड है, मतलब मेटेलिक कोटेड थ्रेड है, ऐसी बातें कहा गया है। लेकिन हम लोग सीधी भाषा में समझेंगे सोने चांदी से चढ़ा हुआ कोई पानी का चढ़ा हुआ धागा है जिसे सोने चांदी का पानी चढ़ाया गया है, उससे अगर कोई कढ़ाई की जाती है तो जरी जरदोजी की होती है। और इसके साथ और क्या किया जाता है, इसके साथ जो कीमती पत्थर हैं, कीमती पत्थर है जिसे स्टोन कहते हैं, कीमती पत्थर है, स्टोन है, उसको जड़ा जाता है। अब हम लोग साड़ी देखें, जो साड़ियाँ कीमती साड़ियाँ होती हैं 8,000 10,000 की साड़ियाँ होती है, खासकर शादियों में महिलाएं उसको प्रयोग करती हैं, पहनती हैं। वो साड़ियों में देखिए काफी स्टोन लगा होता है, और वो स्टोन, हालांकि ये जरी जरदोजी है कि नहीं है ये नहीं पता है, लेकिन वो स्टोन जो है वो काफी कीमती होता है, और उस स्टोन को जरी जरदोजी में 3D इमेज में लगाया जाता है, त्रिविमी आकृति में लगाया जाता है। काफी सुंदर होता है जरी जरदोजी का कपड़ा जो होता है, क्योंकि काफी मेहनत से बनाया जाता है, और ये जो है शिल्प कला है। इसका जो क्षेत्र है, इसका जो क्षेत्र है वो है लखनऊ, लखनऊ, आगरा, वहां पर सबसे ज्यादा उद्योग इसका प्रसिद्ध है। बरेली है, वो भी है, और एक है वाराणसी, वाराणसी है। हम आप लोग को स्क्रीन पर इमेज भी दिखाते हैं, बराबर दिखाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जो कॉपीराइट इशू आता है तो उसमें होता है कि अगर आपको हम जो कॉपीराइटेड इमेज नहीं है, इमेज अगर हम किसी सरकारी वेबसाइट पोर्टल से उठाकर आपको दिखाएंगे तब तो ठीक है, कहीं से उठाकर दिखा देते हैं तो उस पर कॉपीराइट की इशू आने की ज्यादा दिक्कत होती है, इसलिए हम ज्यादातर आपको बोर्ड पर समझाने का प्रयास करते हैं। और हालांकि अभी कम संसाधन है, और आप लोग का सहयोग रहा तो बड़े जल्दी ही डिजिटल बोर्ड वगैरह का अरेंज कर लिया जाएगा। बहरहाल चलिए, अभी हम लोग का फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए, और समझते हैं हम ज्यादा जो स्क्रीन पर इमेज आता है उसको हो सके कि न दिखाएं, लेकिन प्रयास करेंगे कि अगर कॉपीराइट इशू को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो तो दिखाने का प्रयास करेंगे। आप लोग का लाभ होगा, थोड़ा समझने में आसानी होगा, हमको भी समझाने में आसानी हो जाती है। जो बनारस है, बनारस की एक फेमस जरी है, जो बनारस की फेमस जरी है उसे स्थानीय भाषा में किनखाब कहा जाता है। किनखाब, किनखाब। अब किनखाब का मतलब होता है सोने का कपड़ा, सोने का कपड़ा, गोल्ड का कपड़ा। सोने का मतलब सोने वाला नहीं, गोल्ड वाला कपड़ा। ये है, यहाँ पर जरी जरदोजी के लिए फेमस है ये क्षेत्र। जरी जरदोजी के अलावा जो वस्त्र उत्पाद में, वस्त्र क्राफ्ट शिल्प में है, वो दूसरा होता है, वो है चिकनकारी। चिकनकारी, जो चिकनकारी है इसमें क्या होता है, चिकनकारी में इसमें जो मलमल के सूती कपड़े होते हैं, जो सूती कपड़े होते हैं, उन सूती कपड़ों पर सफेद धागे से अच्छे अच्छे डिजाइन बनाए जाते थे। और इसकी शुरुआत माना जाता है जो जहांगीर था उसकी बेगम जो नूर जहां थी वो की थी। कपड़े पर, सूती कपड़े पर जो है व्हाइट कलर के सफेद धागे से कढ़ाई करने का काम नूरजहां ने शुरू करवाया था। इसी को चिकनकारी कहा जाता है। चिकनकारी का मतलब है कि सूती कपड़ा है, उस सूती कपड़े पर सफेद धागे से कढ़ाई करना। 3 बार रिवीजन कर दिए। तो सूती कपड़े पर सफेद धागे से कढ़ाई, कढ़ाई ये काम की थी नूरजहां, इसकी शुरुआत नूरजहां ने करवाया था। लेकिन अब सफेद धागा ही नहीं रह गया है, अब रंगीन धागे भी प्रयोग किए जाते हैं। और चिकनकारी का जो क्षेत्र है वो 2 क्षेत्र है। एक तो लखनऊ की चिकनकारी फेमस है, लखनऊ की चिकनकारी फेमस है, और दूसरी चिकनकारी जो है वो अलीगढ़ की फेमस है। और हम वही पक्षों को यहाँ देखेंगे जो पक्ष एग्जाम में दिए गए हैं, और एग्जाम में उसमें ये बुक में दिए गए हैं, एग्जाम में इससे ज्यादा संभावना है क्वेश्चन बन सके वही। नहीं तो इसको व्यवहारिक में ऐसे पढ़ते चले जाएंगे और तो काफी लंबा हो जाएगा, कोई लाभ होगा नहीं। हम बस अभी चिकनकारी का मतलब ऐसा नहीं चिकन उकन ना सोच लें, इसलिए हम चिकनकारी का मतलब जानेंगे। सूती कपड़े पर जब अगर सफेद धागे से कढ़ाई पहले की गई नूरजहां द्वारा तो वही चिकनकारी कहलाई। आज जो है सफेद धागा ही कोई जरूरी नहीं है, अन्य रंगीन धागे भी कढ़ाई की जाती है।
जो लखनऊ की चिकनकारी है, इसमें कहा जाता है कि जो लखनऊ की चिकनकारी के जो कुर्ते होते हैं वो हल्के होते हैं और गर्मी में पहनने में बड़े आनंददायक होते हैं। जो अलीगढ़ की चिकनकारी है, ये अलीगढ़ के महिलाओं द्वारा की जाती है और कहा जाता है कि वहाँ की महिलाएं इस पर जो फूल होता है, फूल की जो पंखुड़ियां होती हैं, उसका चित्र, पत्तियों का चित्र खूब अच्छा सजाती हैं, बनाती हैं। ये अलीगढ़ की चिकनकारी फेमस है। वस्त्र में ही एक और है, उसका नाम है मुकेश बदला। मुकेश बादला। ये जो वस्त्र है, ये जो शिल्प है, मुकेश बादला शिल्प का नाम है, नाम नहीं है, शिल्प का नाम है। उसमें क्या हुआ, जो चिकनकारी है, चिकनकारी का मतलब है कि सूती मलमल के कपड़े पर सफेद धागे या किसी भी रंगीन धागे से बढ़िया बढ़िया चित्र बनाना, फूल की पंखुड़ियां और पत्तियां बनाना। उसके साथ साथ क्या करते थे कि चिकनकारी के साथ साथ चिकनकारी प्लस उसमें धातु, जैसे कापर हो गया, तांबा हो गया, उस धातु के तार से, महीन महीन पतले पतले तार होते हैं, उस धातु के तार से अच्छी डिजाइन बना दी जाए, कपड़े में के अंदर धातु के तार से अच्छी डिजाइन बना दी जाए। धातु के तार से डिजाइन एक ये बनाई है मुकेश बादला में। इसका क्षेत्र कहाँ पर है? मुकेश बादला का क्षेत्र, ये लखनऊ का क्षेत्र है। मुकेश बादला का जो क्षेत्र है, ये लखनऊ का क्षेत्र है। तो ये था वस्त्र में। और ये जो मुकेश बादला है या कढ़ाई है, हम सब व्यवहारिक रूप से जो शॉल को ओढ़ते हैं, वो हो गया, दुपट्टा हो गया, साड़ी हो गया, उन सब में इन सारी कढ़ाइयों को देखने का मिलता है। तो अब हम इसके बाद जो वस्त्र है, वस्त्र के बाद हम देखते हैं कि और भी जो शिल्प हैं, उन शिल्प को देखें, और पहले इसको हम इरेज करें, फिर देखते हैं। तो वस्त्र शिल्प के बाद अगर हम बात करें तो एक धातु शिल्प भी देखें। उत्तर प्रदेश में धातु शिल्प कौन कौन से हैं और इनका क्या क्या महत्व है। तो धातु शिल्प में जो धातु शिल्प है, इसमें एक है, सबसे फेमस क्षेत्र है, वो है मुरादाबाद। मुरादाबाद। और मुरादाबाद में जो पीतल है, वो पीतल के लिए जाना जाता है कि पीतल का मुरादाबाद में, पीतल को इंग्लिश में ब्रास कहते हैं। पीतल का मुरादाबाद में बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है। और क्या क्या बनते हैं इससे? पीतल की मूर्तियां बनती हैं, पूजा के, जैसे घंटी हो गई, और पूजा के लिए जो पीतल के दीपक होते हैं लंबे लंबे, जिससे हम आरती करते हैं, वो सब मुरादाबाद में बनते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे कि पीतल के उत्पाद, मूर्ति हो गई पीतल के उत्पाद। उसके साथ साथ मुरादाबाद के साथ अगर हम देखें तो इटावा हो गया, सीतापुर हो गया, इटावा हो गया, बनारस हो गया, वाराणसी हो गया। ये जो जगह है, ये पूरे जगह को अगर देखें तो एक कांसे के लिए फेमस है, कांसा निर्मित वस्तु के लिए, कांसा निर्मित वस्तु के लिए। कांसा क्या होता है? जब टीन को और कापर को एक व्यवस्थित अनुपात में मिला दिया जाता है तो उसे कांसा कहते हैं। तो वो इस जगह पर कांसे से निर्मित, मान लीजिए कांसे की मूर्ति हो गया, कांसे का बर्तन हो गया, कांसे का सामान हो गया, तो कहाँ कहाँ पर? मुरादाबाद, इटावा, सीतापुर और वाराणसी में देखने को मिलता है। इसके बाद जो बनारस है हमारा, जो वाराणसी है, यही देख लें, वाराणसी में एक कसेरा समुदाय है, कसेरा समुदाय। जो वाराणसी में कसेरा समुदाय है, वह खाल उभार का काम करता है। खाल उभार का क्या मतलब होता है? हम लोग देखें, जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे टिफिन लिए रहते हैं, और वो टिफिन स्टील का रहता है अगर, तो उस टिफिन में देखेंगे कि अंदर से उभार कर बाहर मुस्कुराता हुआ कोई चेहरा, या कोई पशु या पक्षी का चित्र, छोटे छोटे चिड़िया का चित्र बना होता है। कहने का ये मतलब है कि बर्तन पे कोई अलग से चित्र नहीं लगाई जाती है, बल्कि अगर ये बर्तन है तो बर्तन के अंदर से हथौड़े से पुश कर करके, बर्तन के अंदर जो है हथौड़े से पुश कर उसे बाहर एक
आकर्षक कलाकृतियां बनाई जाती है। तो एक कसेरा समुदाय जो बनारस का है, ये खाल उभार का काम करता है, खाल उभार का काम करता है। और खाल उभार का काम हम आपको बता दिए हैं, ठीक, कि अंदर से कोई बर्तन है, उस अंदर से पुश करके उसके बाहर अच्छी-अच्छी चित्र बनाना, अच्छे-अच्छे डिजाइन बनाना। तो ये हमारा जो है धातु शिल्प है। और धातु शिल्प के बाद यही हम देखें छोटा सा है, वो कालीन उद्योग है या कालीन शिल्प है। कालीन शिल्प, जो कालीन शिल्प है उसका सबसे बढ़िया एक क्षेत्र है खमरिया, जो भदोही में है। भदोही का एक जगह है, उसका नाम है खमरिया, भदोही, खमरिया। जो भदोही है, यहाँ की जो कालीन है वो विश्व प्रसिद्ध कालीन है। कहा जाता है कि भारत जितना कालीन एक्सपोर्ट करता है, उसका 90% भदोही वाली कालीन एक्सपोर्ट होती है। काफी फेमस है भदोही की कालीन। भदोही के साथ साथ और भी कालीन है, जैसे मिर्जापुर है, ये भी कालीन क्षेत्र के लिए जाना जाता है। और खासकर जो मिर्जापुर की दरी है, ये दरी काफी प्रसिद्ध है, मिर्जापुर की दरी। इसके साथ साथ शाहजहांपुर है, और शाहजहांपुर के जो कालीन है वहाँ ऊनी कालीन, शाहजहांपुर की ऊनी कालीन काफी फेमस है। तो जो कालीन है उसकी गुणवत्ता कैसे मापी जाती है? हम सब जब कालीन पे चले होंगे, कहीं गए होंगे किसी फंक्शन वगैरह में, तो उसमें गांठ होती है, और वही गांठ की अगर डेंसिटी ज्यादा कठोर कठोर गांठें हैं तो माना जाता है कि वो कालीन अच्छी कालीन है। तो इसको हम इरेज करें, फिर आप लोग को बताते हैं कि अगला शिल्प कौन सा है जो उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण शिल्पों में आता है। जो कालीन है, कालीन से ही आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक है वॉल हैंगिंग, गाजीपुर में देखने को मिलता है। गाजीपुर में एक जगह है गाजीपुर, जो यूपी का एक जिला है गाजीपुर, यहाँ पर वॉल हैंगिंग बनता है, वॉल हैंगिंग, हैंगिंग। अभी वो वॉल हैंगिंग क्या है? वॉल मतलब दीवार होता है, क्या करते हैं ना, जूट का बना होता है, ये जूट का होता है, जूट का बनाया जाता है वॉल हैंगिंग। वहाँ के लोग, जो गाजीपुर के लोग हैं, वॉल हैंगिंग बनाते हैं। उसमें क्या होता है, जूट का खूब बढ़िया सा अगर एक कपड़ा है, और कपड़ा नहीं होता, जूट की एक कलाकृति है वॉल हैंगिंग, और उसको दीवार पर सजाने के लिए करते हैं। स्क्रीन पर देख लीजिए आप, दिख रहा है ना वॉल हैंगिंग। ये जो वॉल हैंगिंग दिख रहा है, ये जूट का बनाया गया है, और साथ ही साथ यह दीवालों पर दिखाया जाता है। और इसमें तो केवल सुंदरता के लिए चित्र है, इसमें देवी देवताओं के भी चित्र, आकार बना दिए जाते हैं उन बुनकरों के द्वारा जूट से, और काफी आकर्षक लगता है। रईस लोग इसे अपने घरों के अंदर दीवालों पर लगाते हैं, और इसका मार्केट में काफी डिमांड भी होता है। उसके बाद अगर हम और भी देखें, जो और भी कलाकृतियां हैं, उसमें अगर हम देखें पत्थर की जो कलाकृतियां उत्तर प्रदेश में है, पत्थर के जो शिल्प हैं, पत्थर के शिल्प में अगर हम देखें तो एक जगह है, उसका है वृंदावन। और जो वृंदावन है वहाँ संगमरमर के पत्थर काफी फेमस है। वृंदावन के संगमरमर के पत्थर से मूर्तियां भी बनाई जाती हैं, संगमरमर के पत्थर से और भी कलाकृतियां बनाई जाती थी। एक वृंदावन है, और दूसरा जो क्षेत्र है वो है वाराणसी। वाराणसी में बहुत मुलायम पत्थर है, और वो मुलायम पत्थर से जालीदार कलाकृतियां बनाई जाती हैं। क्या होती हैं जालीदार कलाकृतियां? हम लोग कई घरों या मंदिरों में गए होंगे तो वहां पत्थर के जो कलाकृतियां लगी हैं उसमें जालियां बनी होती हैं। चूंकि वो मुलायम पत्थर होता है, मुलायम पत्थर के अंदर काट के जालियां बनाई दी जाती हैं। और किसी किताब में देखे होंगे कि जालीदार छोटे-छोटे खिलौने भी बनाए जाते हैं, वो भी पत्थर के ही होते हैं, मुलायम होने की वजह से उसमें जाली काट के बना दी जाती है। उसके अलावा एक है महोबा, और महोबा का गौरा पत्थर भी काफी फेमस है। तो हम एक-एक करके देखें। एक है वृंदावन, वृंदावन, और वृंदावन का संगमरमर के पत्थर काफी फेमस है, संगमरमर के पत्थर। इसी के साथ सेलखड़ी भी, संगमरमर और सेलखड़ी, संगमरमर और सिलखड़ी के पत्थर के अच्छे अच्छे
वस्त्र और खिलौने बनाए जाते हैं वृंदावन में। दूसरा है महोबा। महोबा महोबा का एक पत्थर है, उसका नाम है गौरा पत्थर। गौरा पत्थर, जो महोबा का गौरा पत्थर है वह काफी मुलायम होता है और इस मुलायम गुण होने के कारण इससे भी बड़ी अच्छी अच्छी कलाकृतियां बनाई जाती है। और एक है वाराणसी। वाराणसी जो है वहां का जो पत्थर है वो मुलायम होता है और मुलायम होने की वजह से इस जालीदार कलाकृतियां बनती है। कलाकृतियां बनती हैं, जालीदार कलाकृतियां बनारस से देखने को मिलती हैं। और कुम्हार की कुछ कलाकृतियां हैं, तो पत्थर की हो गई। तो इरेज करें, आपको कुम्हार की बताते हैं। जो कुम्हार में खुर्जा जो क्षेत्र है, खुर्जा की जो चीनी मिट्टी है, तो यही देख लें, लेट क्यों करें, समय ज्यादा करें। जो बुलंदशहर है, बुलंदशहर है, बुलंदशहर में एक जगह है उसका नाम है खुर्जा। खुर्जा खुर्जा में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। चीनी मिट्टी से छोटे छोटे वस्त्रों को बनाया जाता है, जो अपने गुणवत्ता के लिए एक पहचान बनाए हुए हैं और जिसका देश और दुनिया में काफी मांग है। इसके बाद एक और है जो कुम्हार की कलाकृतियां है, जो कुम्हार बनाते हैं, एक काफी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि एग्जाम में आपका पूछे। आजमगढ़ में एक जगह है, उसका नाम है निजामाबाद या नाजिमाबाद, ऐसे कुछ है, तो वो है निजामाबाद। हाँ, आजमगढ़ है, आजमगढ़ में एक जगह है उसका नाम है निजामाबाद। निजामाबाद। जब कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्र में जो धान के खेत होते हैं उसमें जब हम जाते हैं देखते हैं, और खासकर कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, आजमगढ़ साइड वगैरह में ज्यादा मैं व्यक्तिगत रूप से गया हूँ, देखा हूँ, खेत में काली मिट्टी होती है ज्यादा। जब धान के खेत में धान कट जाता है तो उस काली मिट्टी के जो धान के खेत के कीचड़ होते हैं वो सूख जाते हैं, तो काली मिट्टी के चूड़ बन जाते हैं, भुरभुरा बन जाता है। उसे एक कहते हैं काबिज, काबिज कहते हैं। तो काबिज, और एक काबिज होता क्या है, काबिज होते हैं काली मिट्टी के चूड़। काली मिट्टी के चूड़, चूड़ माने भुरभुरा जो है। इससे ये क्या करते हैं, कुम्हार बर्तन बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं। और ये जो बर्तन होता है, इसको बनाने की इनकी जो अपनी हाथ की योग्यता है, क्षमता है, कारीगरी है, वो तो है ही। साथ में इसके साथ जिंक का और प्लस मरकरी का इन दोनों का प्रयोग करते हैं, तो इसमें एक फीचर आ जाता है कि ये चांदी की तरह चमकने लगता है, चांदी की तरह चमकने लगता है। आजमगढ़ के निजामाबाद में काबिज यानी कि काली मिट्टी के चूड़ से वहां के कुम्हार समुदाय द्वारा जो बर्तन बनाए जाते हैं वो बर्तन चांदी की तरह चमकते हैं। इसी के कारण 2015 में इस कुम्हार कलाकृति को जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग में इसको फिर रिपीट कर देंगे, जीआई टैग मिला है। ये तो कुम्हार की कलाकृतियां हो गई। आगे अभी हम कांच उद्योग और भी सारी चीजों को देखते हैं, और इसके पहले लकड़ी को भी देख लेते हैं। लकड़ी की जो कलाकृतियां होगी, इरेज करें, फिर आपको बताते हैं लकड़ी की कलाकृतियां। तो जो लकड़ी की कलाकृतियां हैं उसमें हम लोग देखे हैं, जब घर पे देखिए खिड़की पर, अच्छे अच्छे दरवाजे पर, कुछ अलमीरा पर बड़ी अच्छी अच्छी डिजाइनें उसी लकड़ी पर बनाई जाती है, तो वो लकड़ी पर नक्काशी करके बनाई जाती है। ये लोहार जो समुदाय है, लोहार विश्वकर्मा समुदाय के लोग, ये लकड़ी पर नक्काशी करके लकड़ी कलाकृतियां बनाते हैं। लकड़ी की कलाकृति, और लकड़ी कलाकृति में एक क्षेत्र है वो बहुत फेमस है, वो है सहारनपुर। सहारनपुर जो है वो लकड़ी के कलाकृति के लिए काफी फेमस है। यहाँ के जो विश्वकर्मा समुदाय है, लोहार समुदाय है, वो क्या करते हैं, लकड़ी को बड़े अच्छे से नक्काशी बना करके, नक्काशीदार बना करके उसमें बड़ी अच्छी अच्छी डिजाइनें बनाते हैं। तो एक तो क्षेत्र है सहारनपुर। दूसरा क्या है, एक है मैनपुरी। मैनपुरी, सहारनपुर के बाद मैनपुरी में क्या होता है
कि लकड़ी के बड़े सुंदर-सुंदर वस्तु बनाए जाते हैं, प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इस प्रोडक्ट पर तार से उसकी जड़ाई कर दी जाती है, तार से उससे डिजाइन बना दी जाती है। इसे तारकसी कहते हैं। तो मैनपुरी जो है वो तारकसी के लिए जाना जाता है। तारकसी के कार्य के लिए क्या है, मैनपुरी जाना जाता है। तो तारकसी हम समझ गए, कोई लकड़ी का कोई वस्त्र हुआ, खिलौना हुआ, कोई और सामान हुआ, कोई घर का सजावटी का चीज हुआ और उसमें तार से उसको बुन दे तो वो सुंदर हो जाएगा और टिकाऊ भी काफी होगा। उसी को तारकसी कहते हैं और वो मैनपुरी में फेमस है। दूसरा लकड़ी की जो कलाकृति है वो है वाराणसी। जो बनारस है, यहाँ पर लकड़ी के खिलौने बनते हैं, लकड़ी के खिलौने बनते हैं। जो लकड़ी के खिलौने बनारस में बनते हैं, आपको बताएं कि एक खिलौने लकड़ी बनाते हैं लोहार, और बनाने के बाद इसको इतना बढ़िया पॉलिश करते हैं कि वैसे चमक आ जाती है। और साथ ही साथ इसको रोगन पॉलिश कराने के बाद ना ऊपर रोगन चढ़ा देते हैं, रोगन से पॉलिश कर देते हैं। और जब रोगन से पॉलिश कर देते हैं खूब अच्छा चमक आ जाता है। और इसको कलर भी कर देते हैं। और कलर करने के लिए जानते हैं क्या करते हो, वो जो खिलौना है, खिलौना पे जो गिलहरी होती है, गिलहरी का पूंछ देखिए, बड़ी बढ़िया लंबी पूंछ होती है, उस पूंछ का बाल होता है, उस बाल को ले करके एक ब्रश बनाते हैं और ब्रश बना करके उस सॉफ्ट ब्रश से लकड़ी के खिलौने पर वो क्या करते हैं, पेंटिंग कर देते हैं। बहुत सुंदर हो जाता है बनारस की लकड़ी के खिलौने। तो रोगन से पॉलिश करते हैं और प्लस गिलहरी के बाल से बने ब्रश से पेंटिंग करते हैं। गिलहरी के बाल से बने ब्रश का उपयोग, बने ब्रश से पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं। तो ये लकड़ी की कलाकृति हुई। चमड़े के लिए तो हर कोई जानता है, कानपुर आगरा फेमस है। और उसके बाद अब हम इसको इरेज करें, फिर आपको बताते हैं कि कांच की कौन कौन सी इंडस्ट्री है और कहाँ कहाँ लगी हुई है, क्या उसका यूज है। जो कांच है, कांच के उद्योग कहाँ कहाँ पर है, कहने का मतलब है कांच के शिल्प उद्योग कहाँ कहाँ पर है। तो जो कांच के शिल्प का काम होता है वो एक क्षेत्र है फिरोजाबाद। ये तो हर कोई जानता है, फिरोजाबाद की चूड़ियां, और क्वेश्चन आएगा सब कोई कर लेगा। और दूसरा क्या क्षेत्र है, वो है सहारनपुर। सहारनपुर, और सहारनपुर में अब ये जो शब्दावली आती है पंचकोरा शिल्प, पंचकोरा शिल्प सहारनपुर का। अब ये पंचकोरा शिल्प क्या है, किसी ऑफिस में चले जाइए, कहीं लोगों के देखिए खिलौने, जो अच्छे अच्छे खिलौने होते हैं उसमें रहते हैं कांच के, जब उसके अंदर हम लोग देखते हैं तो उसमें पानी भरा होता है। तो मान लीजिए कोई कांच का कुत्ता है, पानी भरा है, तो उसको हम आगे उठाएंगे तो पानी पीछे की तरफ भर जाएगा, इधर उठाएंगे तो इधर चला जाएगा, पानी मूव करता रहता है। कहने का मतलब है कांच के अंदर पानी मूव करता रहता है। वो वही जो कलाकृति है उसे पंचकोरा शिल्प कहते हैं, पंचकोरा कलाकृति कहते हैं। तो कांच के खिलौने या वस्त्र नहीं, प्रोडक्ट, हम वस्त्र नहीं कह रहे, वस्तु कह रहे हैं, प्रोडक्ट कह रहे हैं। तो कांच के वस्तु की कलाकृति और अंदर पानी भरा होता है, अंदर पानी भरा होता है, काफी अट्रैक्टिव लगता है। और कभी ऑफिस वगैरह में देखिए छोटा सा होता है, कांच का रहता है, उसके अंदर भी पानी भरा रहता है, उसको पेपर वगैरह को दबाने के लिए भी रखते हैं, वो भी पंचकोरा शिल्प है। एक है कांच में है बनारस, वाराणसी। वाराणसी, जो वाराणसी है वो मनके के लिए प्रसिद्ध है, कांच के मनके के लिए। अभी मनका क्या होता है, मनका का सीधा मतलब है, वैसे सही भाषा में मनके कहते हैं, लेकिन हमारी छोटी छोटी जो बच्चियां होती हैं अपने गले में गुड़िया पहनती हैं, और वो शीशे का होता है, कांच का होता है, देखने पर लगता है कि मोती है, और उसी गुड़िया को मनका कहा जाता है। ये बनारस में फेमस है। इसके साथ
टेराकोटा क्या है? टेराकोटा है। टेराकोटा गोरखपुर में है। ये टेराकोटा मतलब गोरखपुर का टेराकोटा फेमस है। गोरखपुर में टेराकोटा होता क्या है, और इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी शामिल किया गया है। जो वहाँ के कुम्हार हैं वो मिट्टी के छोटे-छोटे खिलौने बनाते हैं। वो खिलौने काफ़ी आकर्षक होते हैं और बड़ी विडंबना है कि आज मार्केट में चाइनीज़ खिलौने डंप कर दिए गए हैं। लोग चाइनीज़ खिलौने की तरफ ज़्यादा मूव करते हैं, क्योंकि जो हमारा कुम्हार समुदाय है वो कितना अच्छा गोरखपुरिया टेराकोटा बना दे, लेकिन ये मार्केट में तो महँगा ही रहेगा क्योंकि वो हाथ की उसकी कलाकृति है। लेकिन चाइनीज़ जो खिलौने आते हैं वो इंडस्ट्री में बनते हैं और काफ़ी सस्ते पड़ जाते हैं, बहुत बड़े मात्रा में बनते हैं, तो ज़्यादा लोग सस्ते की तरफ आकर्षक होते हैं। तो इसके लिए जो है सरकार बढ़ाने का भी प्रयास, इसकी बढ़ावा दे रही है गोरखपुर टेराकोटा की, छोटे-छोटे मिट्टी के खिलौने, ये गोरखपुर के टेराकोटा हैं। एक है मीनाकारी, मीनाकारी लखनऊ का फेमस है। मीनाकारी कुछ नहीं, जैसे मान लीजिए कि जिनके पास बड़े पैसे वाले हैं तो वो ओरिजिनल सोना पहनते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है तो किसी दूसरे धातु का सोने जैसा ही कोई आभूषण पहनते हैं और उसके ऊपर कीमती धातु का पानी चढ़वा देते हैं, उसे मीनाकारी कहते हैं। आभूषण की जो शिल्प है उसमें क्या करते हैं कि आभूषण के शिल्प में मीनाकारी बहुत फेमस है। मीनाकारी का यही मतलब है कि कीमती धातु पर जो सस्ता धातु है उस पे कीमती धातु को पानी चढ़ाकर उपयोग करना, ये कलाकृति है। तो इसके बाद अगर हम कांच के बाद देखें तो इत्र का बड़ा हमारे यहाँ इत्र जो है वो भी एक प्रकार का कला ही है, और खासकर कन्नौजी इत्र। तो जो कन्नौज का इत्र है, जो कन्नौज का इत्र है ये विश्व प्रसिद्ध इत्र है, और इस इत्र में एक केमिकल फ्री इत्र भी है, ये भी जान लीजिए आप। क्यों? क्योंकि इसमें कोई केमिकल यूज नहीं करते हैं जो कन्नौजी लोग इत्र बनाते हैं कन्नौज के। और इस इत्र को ये बनाते हैं आसवन विधि द्वारा, ये भी याद रखिएगा, आसवन विधि द्वारा। इसमें क्या होता है आसवन विधि द्वारा? इसमें केमिस्ट्री पढ़े होंगे अगर आप लोग तो जानते होंगे। पानी को गर्म करिए और पानी को गर्म करने के बाद जो उसका भाप है, उस भाप को कलेक्ट कर लीजिए, फिर उस भाप को ठंडा करके फिर पानी बना दीजिए। तो वो जो पानी बनता है वो काफ़ी प्योर वाटर होता है, काफ़ी शुद्ध होता है, और जहाँ से हम भाप बनाए तो वो जो हम पानी लिए थे उस पानी में जो गंदगी थी वो उसी पानी में रह गई और भाप उड़ा, उसी भाप को ठंडा कर लिए, वही होता है आसवन विधि। और इसी आसवन विधि से इत्र बनाते हैं कन्नौज के लोग। ये इत्र जो है ऊँट जो है, ऊँट, ये ऊँट के चमड़े में जो बाटल होता है, इनका छोटा-छोटा इत्र के बाटल कन्नौज के लोग बनाते हैं, ऊँट के चमड़े के बाटल में रखा जाता है। और ये इत्र जो है वो शरीर पे या लोगों को खुशबू के लिए कम, दवाइयों वगैरह के लिए भी प्रयोग होता है कन्नौज का इत्र। तो ये तो हमारा हुआ इत्र की बातें। तो उसके बाद अगला अगर हम इसको मिटाएँ फिर आपको अगला बताते हैं कि अगला शिल्प कौन-सा है, और उसमें अभी हम आपको जो अस्थि निर्मित शिल्प है, हड्डी की जो शिल्प है उसको भी बताएंगे, बोन शिल्प। जो हड्डी का शिल्प है, अस्थि निर्मित शिल्प है, उसमें हड्डी का शिल्प, इसमें क्या करते हैं, हम बचपन में देखे हैं कि जब गांव में पशु पक्षी बड़े-बड़े पशु, भैंस, गाय ये सब मर जाते थे तो लोगों के पास इतना संसाधन नहीं रहता था, लोगों के पास अपने खुद के कार्य से इतना समय नहीं रहता था, और कहीं न कहीं लोग उसको किसी विशेष लोगों को सौंप देते थे, वो लोग ले जाते थे, पशुओं का चमड़ा उतार लेते थे तो चमड़े उद्योग में चला जाता था, बिक जाता था, और जब उसके मांस को चील और ये सब खा जाते थे तो हड्डियाँ बचती थी, और वो हड्डियाँ जो है कोई किसी दिन आता था साइकिल पर लाद के वो हड्डियाँ लेके चला जाता था। तो वो हड्डियों को कुछ लोग ऐसा मानना है कि उर्वरक भी बनाते हैं, फर्टिलाइज़र भी बनाते हैं, और साथ-साथ उस हड्डियों का अब जो योगदान उस समय हुआ करता रहा होगा, और बहुत लंबे समय से हड्डियों की भी अपनी नक्काशी और अपने शिल्प के कार्य हुआ करते थे। और अब के समय में लोगों के पास संसाधन है, जेसीबी है, अगर पशु कहीं मर जाता है, और एक पॉल्यूशन का भी फैक्टर है, पॉल्यूशन न फैले उसकी वजह से जेसीबी वगैरह बुलवा करके पशु को उसके अंदर दबवा देते हैं। लेकिन अगर हड्डियों के शिल्प में देखें तो ये बहुत पुराने प्राचीन काल से फैले हैं, और हड्डियों से
जो वस्तु हैं वह वस्तु हड़प्पा सभ्यता से भी मिले हैं। तो इसमें जैसे आभूषण, हड्डियों के भी अपने आभूषण होते हैं, पता नहीं चलेगा कि हड्डी का आभूषण है। इससे जो बच्चियां अपने बाल में पिन लगाती हैं, वो पिन भी होता है, जिसे हम ऐसे कह सकते हैं कि बाल का क्लिप, बाल का पिन, ये भी होता है। उसके बाद जैसे चाकू रखने के लिए चाकू को एक बॉक्स में रखते हैं, उसे म्यान कहते हैं। तो चाकू का म्यान हो गया, चाकू का म्यान हो गया। और कहीं-कहीं देखने को मिलता है कि एक दीपक होता है, उस दीपक में लाइट वगैरह लगा देते हैं और चमकता बड़ा अच्छा है, क्योंकि हड्डी में फास्फोरस होता है। तो उस दीपक को बनाने के लिए भी हड्डियों से शिल्प बनाए जाते हैं, वस्तु बनाए जाते हैं। आज के समय में इसका जो क्षेत्र है वो लखनऊ और बाराबंकी, ये क्षेत्र काफी फेमस है हड्डियों के शिल्प के लिए, लेकिन आज ये विलुप्ति के कगार पर है, विलुप्ति के कगार पर है, क्योंकि कोई करना भी नहीं चाहता होगा और सरकार अगर बढ़ावा दे तो हड्डी उपलब्ध कहाँ से करा पाएगी, कई फैक्टर हो सकते हैं। तो ये छोटा सा एक सेगमेंट था और इस छोटे सेगमेंट में हम उत्तर प्रदेश के शिल्प कला को देख लिए, पिछली कक्षा में चित्रकला को देख लिए थे। अब आगे उत्तर प्रदेश के नृत्य, संगीत और जो भी छोटी-छोटी कलाएं हैं उसको छोटे-छोटे सेगमेंट में 10-10 मिनट, 15-15 मिनट के वीडियो को बनाकर हम देख लेंगे। और आज का जो शिल्प है इसमें आप सब समझ गए होंगे कि कोई वस्तु है तो कौन वस्तु है। अब आप लोग अगर इस वीडियो को कंटिन्यू डे पर डे अपने एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से देख रहे हैं तो आप लोग ये कोशिश करिएगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का लिस्ट बना लीजिएगा, लिस्ट बना करके उसको खूब याद करिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा, एक तरफ डिस्ट्रिक्ट दे देगा और एक तरफ वस्तु दे देगा, आपको मिलान करने के लिए आएगा, तो आप लोग खूब बखूबी उसको पढ़िएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। और दूसरी चीजें उसी से लगे किस वस्तु को कहाँ से जीआई टैग मिला है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि जरी जरदोजी क्या है, तारकसी क्या है, पंचकोरा क्या है, पंचकोरा शिल्प क्या है, ये सब आप क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग खूब उसको पढ़िएगा और बाकी जो किताब है उस किताब को पढ़िएगा। वो किताब कोई भी, ये मैं नहीं है कोई एक किताब को प्रमोट कर रहा हूँ, कोई एक किताब लीजिएगा, उसको खूब पढ़िएगा, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। और आज नए साल शुरू हो गया है, पिछली जो कक्षा हुई थी वो 2025 में हुई थी, तो नए साल में आप सबको बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट जो सेगमेंट है और कोशिश करेंगे, हो सकता है कि अब हम यूपी के ज्योग्राफी को शुरू कर दें और मॉडर्न हिस्ट्री का भी थोड़ा सा भी, उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनको भी हमें कवर करना है। और हम अपने समय को देखते हुए छोटे-छोटे सेगमेंट में आपसे जब प्रॉमिस किए हैं, तो हम सारे वीडियो को आपको उपलब्ध करवाएँगे। आपका काम है आप पढ़िए और पढ़ के अपने एग्ज़ाम को क्रैक करिए। आने वाला जो 2026 है, ये एग्ज़ाम, इसमें काफ़ी एग्ज़ाम होने हैं, आप इसको जान लीजिए। काफ़ी एग्ज़ाम होंगे और एग्ज़ाम होने के लिए आपको समय बहुत कम मिलेगा, इसलिए आप लगातार इसको पढ़ते जाइए। एक बार 2 बार वीडियो देख लीजिए और वीडियो देखने के बाद आप जो है किताब पढ़िए, किताब पढ़ के पीवाईक्यू लगाइए, पीवाईक्यू जरूर लगाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा कौन सी चीज। और पीवाईक्यू लगाइएगा, अगर कुछ फैक्ट छूटे तो आप इस जो नोट्स साथ में अगर बना रहे हो तो ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो अपने किताब में ही कहीं पेंसिल वगैरह से लिख लीजिएगा। तो ठीक है, ज्यादा बातें नहीं करेंगे और यहीं अपनी बातों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।